नमस्कार साथियों, चौहान वंश के हम तीसरे पार्ट में आ चुके हैं। जब तीसरे पार्ट में आ चुके हैं तो ये कि बीते हुए वक्त पर रोता है क्या, देख आगे आगे होता है क्या। इतिहास अपनी पराकाष्ठा पे आ चुका है। इतिहास ने करवट बदल दी है। अब इतिहास उस स्थान पे जा पहुंचा है जहां से इतिहास पढ़ने के आनंद में और आनंद से सरोवर होने का वक्त आ गया है। और वक्त आया है 1177 से 1192 का वक्त आया है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। और अजमेर के चौहानों का उत्कर्ष काल सर्वाधिक सीमा पर जा पहुंचा है। 77 के अंदर एक शासक तख्त पर बैठता है, नाम पृथ्वीराज तृतीय होता है। 1166 में जिसका जन्म होता है, कब होता है जन्म? 1166 में। जिसके पिता का नाम सोमेश्वर होता है। क्या होता है? सोमेश्वर। पिता कौन है? सोमेश्वर। जिनकी माता का नाम क्या होता है साहब? कर्पूरी देवी होता है। जिनकी माता का नाम कर्पूरी देवी होता है, जो अंगनपाल तोमर की पुत्री है। किनकी है? अंगनपाल तोमर। अंगनपाल तोमर जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, दिल्ली के शासक के तौर पे गिरिराज चतुर्थ ने जब हराया था इनको, अंगनपाल तोमर को, तब इनकी पुत्री की विवाह सोमेश्वर से हुआ, कर्पूरी देवी। तो माता किनकी? पृथ्वीराज तृतीय की। बहुत ही कम उम्र में, 11 वर्ष की उम्र में तख्त पे बैठा। और कब? 1177 में। 66 में जन्मने वाला सोमेश्वर की अचानक मृत्यु होती है और तख्त पे पृथ्वीराज काबिज होता है। छोटी उम्र को देखकर, कम उम्र को देखकर हर आसपास का राज्य अजमेर की तरफ बढ़ता है। पहला सबसे प्रथम छोटी उम्र, इस तरफ चचेरा भाई नागार्जुन, इसी तरफ सतलज नदी के आसपास के क्षेत्र में एक जाति भंडानक, महोबा के चंदेल, गुजरात के चालुक्य और विदेशी जाति मोहम्मद गोरी, और गहड़वाल के कन्नौज, यानी कि कन्नौज क्षेत्र से आने वाले गहड़वाल। ये सब लोग इसी ताक में थे कि कब राज्य अजमेर कमजोर हो, कब चौहान कमजोर हो और उस पर धावा बोला जाए। लेकिन वक्त की पराकाष्ठा ने एक जो पुत्र पैदा किया, वो पराक्रमी है, वीर है, रणनीतिज्ञ है, अच्छा कूटनीतिज्ञ है। जब ये सब विशेषताएं उसमें है तो अपनी एक विशेष ख्याति को लेकर आपके बीच आने वाला है। देखिए तो क्या होगा इसी कड़ी में आगे, और वो ये है, गौर फरमाइए, जरा गौर कीजिएगा। सेनापति महत्वपूर्ण पद होता है, तो पृथ्वीराज का प्रमुख सेनापति है गोविंदराज। कौन है? गोविंदराज तोमर। कौन है? गोविंदराज तोमर। भुवनमल। कौन है? भुवनमल। ये भी एक प्रसिद्ध सेनापति है, गोविंदराज तोमर, भुवनमल। और इनका जो प्रधानमंत्री है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का नाम है कदम्बदास। कदम्बदास, या मैं यहां से कहूं कैमास। ठीक, कैमास ने कैमास जो है उसने नागौर के दुर्ग का निर्माण करवाया। किस दुर्ग का? नागौर का। कैमास ने प्रधानमंत्री है। और इनका एक सेनापति है प्रताप सिंह। कैमास का सेनापति। किसका सेनापति? कैमास का सेनापति, जो विश्वासघाती है, आगे विश्वासघात करेगा तराइन के युद्ध में। विश्वासघात करेगा कौन से युद्ध में? तराइन के युद्ध में। कैमास नागौर से निकलता है, और कदम्बदास कैमास जिसने नागौर का दुर्ग का निर्माण करवाया, जो दुर्ग छाजे के आकार का बना हुआ है। इस प्रकार से छाजे के आकार का दुर्ग बना हुआ है, जो कैमास के द्वारा बनाया गया। तो सेनापति गोविंदराज तोमर, एक प्रमुख भुवनमल, इसके अतिरिक्त भी अन्य भी प्रमुख सेनापति है। प्रधानमंत्री कदम्बदास था। कर्पूरी देवी मुख्य जो नेतृत्व है, प्रशासन जो है, जब पृथ्वीराज की सत्ता छोटी उम्र है, बचपना है, तो आसपास के जितने भी दुश्मन हैं, इनको संभालने के लिए उनको ये आभास ना हो कि अजमेर कमजोर हो चुका है, चौहानों की सत्ता कमजोर हो चुकी है, ताकि ये चारों तरफ से आ नहीं पाए। इसलिए यहां पर कर्पूरी देवी ने प्रशासन को संभाल रखा है, और जिसमें मुख्य कार्य प्रधानमंत्री कदम्बदास का भी है। तो यहां पर प्रधानमंत्री कदम्बदास है। 11 साल की उम्र में जब पृथ्वीराज सत्ता में बैठे तो कई अनेक प्रभाव रहे, और वो अनेक प्रभाव क्या रहे? इन्होंने
एक काम और किया, उपाधियां धारण की। पृथ्वीराज की एक प्रसिद्ध उपाधि है जिसका नाम है दलपुगल। क्या नाम है? दलपुगल। दलपुगल का मतलब होता है विश्व विजेता। क्या होता है? विश्व विजेता। ये इनकी प्रसिद्ध उपाधि है। एक और उपाधि है इनकी, जिस उपाधि का नाम है राय पिथोरा। क्या नाम है? राय पिथोरा। ये जो उपाधि है इसका मतलब होता है पराक्रमी योद्धा, मतलब तेज तर्रार योद्धा। मैं यह कहूं पराक्रमी योद्धा तो सभी कोई गलत नहीं होगा, पराक्रमी योद्धा। ये इनकी प्रसिद्ध उपाधियां रही। इस नाम से दिल्ली में एक दुर्ग भी बनाया, राय पिथोरा। दिल्ली में दुर्ग का निर्माण किस नाम से? राय पिथोरा नाम से ही दिल्ली में दुर्ग का निर्माण करवाया। ये महत्वपूर्ण दुर्ग था राय पिथोरा। पराक्रमी योद्धा, विश्व विजेता दलपुगल और इन उपाधियों के साथ पृथ्वीराज ने अपना अभियान शुरू किया। छोटी सी उम्र में 77 में वो शासक बने, लेकिन बहुत ही जल्द उनको फैसले लेने पड़े। और आपको बता दूं कि 1178 में इन्होंने, कब? 1178 में अपने चचेरे भाई नागार्जुन, क्या नाम था? नागार्जुन, अपने चचेरे भाई नागार्जुन को पराजित किया। किसको? नागार्जुन को। सत्ता में आए 1180 में, नागार्जुन को पराजित किया। 1178 में 80 में इन्होंने एक जाति जो सतलज नदी के किनारे थी, भंडानक, क्या नाम था? भंडानक जाति का दमन किया। दमन जानते हो? समाप्त किया, दमन। भंडानक जाति का दमन किया। अपना चचेरा भाई नागार्जुन 78 में समाप्त हुआ। और जब उत्पात मचाने लगी एक जाति और अजमेर के चौहानों की जो सत्ता थी उसकी संप्रभुता जी जब स्वीकार नहीं की, तो भंडानक जाति का दमन कर दिया 1180 में। 78 में यह घटना हुई, 1180 में हुई। 1182 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। कब? 1182 में। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने महोबा के शासक, कहां के शासक? महोबा के शासक। कहां का शासक है? महोबा। शासक कौन है? शासक है परमर्दी देव। बहुत बार प्रश्न पूछा गया, परमर्दी देव। शासक का नाम परमर्दी देव। वंश कैसा? चंदेल। मैं यहां से यह कहूं कि चंदेल वंशी शासक परमर्दी देव ने महोबा के शासक चंदेल वंशी परमर्दी देव को 1182 में कौन से युद्ध में? तुमुल। कौन से युद्ध में? तुमुल के युद्ध में पराजित किया। साहब ये बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध था। कहां का? महोबा कहां पर है? वर्तमान में यूपी में है। कहां पर है? यूपी में। महोबा यूपी में पड़ता है। यहाँ के शासक परमर्दी देव को, जो कैसे वंशी, सब प्रश्न पूछे गए हैं। युद्ध का नाम तुमुल, वंश कौन सा? चंदेल, शासक का नाम परमर्दी देव और कहां का शासक? महोबा का शासक। इन सबसे प्रश्न पूछे। और कब? 1182 में। 1182 में इस युद्ध में पृथ्वीराज ने एक और समस्या समाप्त कर दी, जो कब की है? 1182 के युद्ध में, तुमुल के युद्ध में चंदेल परमर्दी देव महोबा के शासक को पराजित किया। यहाँ की एक घटना बड़ी महत्वपूर्ण है। और वो घटना कौन सी है? वो घटना है आला और उदल का बलिदान। आला और उदल का बलिदान। इस युद्ध भूमि में मैं यहां से ये कहूं कि रणभूमि में हजारों चौहानों के कटे हुए सरों के बीच आला और उदल की स्वामी भक्ति की जो गाथा थी वो दिखाई दे रही थी कि आला उदल ने कटने से पहले हजारों योद्धाओं को रणभूमि में काट दिया था। इनके शरीर में गजब की गति हुआ करती थी, इसलिए नट जाति ने अपना आराध्य देव मानती है। कौन? नट जाति। नट जाति ने अपना आराध्य देव मानती है। आला उदल को नट जाति अपना आराध्य देव मानती है, जो चंदेल परमर्दी देव के सेनापति थे। किसके सेनापति थे? पृथ्वीराज के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। और आला उदल की कहानियां और गीत इस महोबा के क्षेत्र में आज भी बड़े चाव और आनंद के साथ गाए जाते हैं। तो ये तो था आला और उदल का आत्म बलिदान, जो परमर्दी देव के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आगे हम 1182 तक पृथ्वीराज को लेकर आए हैं और 1184 में ये पड़ता है नागौर। आप देख रहे हैं यहाँ 1184 में नागौर के युद्ध में। कौन से युद्ध में? नागौर के युद्ध में। नागौर के युद्ध में चालुक्य कौन से शासक हैं? नागौर के युद्ध में चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड को
किनको? भीमदेव सेकंड को। भीमदेव सेकंड को रणभूमि में, हालांकि मैं ये कहूं कि युद्ध बराबर का रहा, स्थिति यथा स्थिति रही, लेकिन दोनों के बीच समझौता हो गया। एक आबू की राजकुमारी थी इंचिनी देवी, इसी बात को लेकर शायद इनमें युद्ध हुआ, लेकिन प्रमाणिक तथ्य नहीं है। एक लिटरेचर साहित्य का मुद्दा है, काल्पनिक ज्यादा है, हम ज्यादा चर्चा इस पे नहीं करेंगे। तो चालुक्य भीमदेव सेकंड को पराजित किया और दोनों में आखिर संधि हो गई, तो युद्ध लंबा नहीं चला। 1184 में नागौर का युद्ध और चालुक्य भीमदेव सेकंड पराजित हुआ। तब आगे एक महत्वपूर्ण घटना उभर के आई और वो घटना थी 1185-86 की। इस घटना से स्थिति बदलती है और इस घटना को हम कहते हैं संयोगिता प्रकरण। क्या बोलते हैं साहब? संयोगिता प्रकरण। ये घटना है 1185-1186 की और घटना का नाम है संयोगिता प्रकरण। संयोगिता प्रकरण। ये घटना बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ये घटना बड़ी महत्वपूर्ण थी। 1185-86 में ये घटना हुई और इस घटना से जो भारत की स्थिति बदली, ये इस घटना का वर्णन किया है किसने? हम बार बार चर्चा कर रहे थे एक विद्वान की, चंदबरदाई ने। किसने चर्चा की है? चंदबरदाई ने। किसमें की है? पृथ्वीराज रासो में। पृथ्वीराज रासो में इस घटना का वर्णन मिलता है। एक कहानी बड़ी प्रचलन में है, एक कहानी बड़ी प्रचलित हुई कि चंदबरदाई बताया करता है इस ग्रंथ में कि 1186 में अंगनपाल तोमर एक शासक हुए। मैं आपको भी चर्चा कर ही रहा था, कौन? अंगनपाल तोमर। अंगनपाल तोमर एक शासक हुए, महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट शासक हुए। जब इंपोर्टेंट शासक हुए अंगनपाल तोमर, तो अंगनपाल तोमर के दो पुत्र हुए। एक का नाम था स्वरूप दे। क्या नाम था? स्वरूप दे। और एक का नाम था कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी या स्वरूप देवी बोल सकते हैं और कर्पूरी देवी। इनका विवाह सोमेश्वर से हुआ और इनका जयचंद गहड़वाल से विवाह हुआ। किनसे हुआ? जयचंद गहड़वाल से। कहाँ के शासक थे? कन्नौज के। कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल से इनका विवाह हुआ स्वरूप देवी से। कर्पूरी दोनों अंगनपाल तोमर की पुत्री है। तो कहा जाता है कि अंगनपाल तोमर ने कालांतर में गोद ले लिया पृथ्वीराज को और दिल्ली की सत्ता दे दी पृथ्वीराज को। इसलिए अंगनपाल तोमर और इनके रिश्तों में काफी दरार थी। गहड़वाल वंश और चौहान वंश आपस में लड़ते थे सत्ता को लेकर, और सत्ता आपको पता नहीं कितने सर कटवाती है। राजनीति और कूटनीति सरों के ढेर लगाती है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है महत्वाकांक्षा, इच्छा शक्ति, लालच, ये सब। तो इस घटना से हमें संयोगिता प्रकरण का पता चलता है। कहा जाता है कि संयोगिता को पृथ्वीराज से प्रेम था। संयोगिता ने पृथ्वीराज को पत्र भेजा। इस बात का पता पृथ्वीराज को चला, इस बात का पता जयचंद गहड़वाल को चला। उन्होंने आनन फानन में संयोगिता का विवाह किया। विवाह करने के लिए एक समारोह बनाया गया। उस समारोह में पृथ्वीराज की मूर्ति एक दरबारी के तौर पे आगे एक द्वारपाल के जगह लगा दी। कहा जाता है कि संयोगिता ने जो वरमाला थी वो उस द्वारपाल के गले में डाल दी। पृथ्वीराज का अचानक आक्रमण होता है और संयोगिता का अपहरण करके वहां से निकल पड़ता है। इससे गहड़वाल, जयचंद और चौहानों में दुश्मनी अंत तक जा पहुंची। बात आन बान शान की थी और यन कैन प्रकारण जयचंद गहड़वाल चौहान वंश को भारत से समाप्त करना चाहता था। ये गलती थी पृथ्वीराज चौहान का, एक ऐसा दुस्साहस जो भारतीय सत्ता में परिवर्तन लाता है, और जयचंद गहड़वाल की अपने स्वयं की नहीं अन्य किसी ताकत से चौहानों को समाप्त करने की इच्छा शक्ति हिंदुस्तान की राजनीति में, हिंदुस्तान की संस्कृति में, हिंदुस्तान की परिस्थितियों में एक आमूलचूल परिवर्तन लाएगी, जो हिंदुस्तान में बड़ी गहराई के साथ आज तक बैठी हुई है। तब इस युद्ध के बाद, इस प्रकरण के बाद एक महत्वपूर्ण घटना है 1191 में जयचंद गहड़वाल के बुलाने पर एक युद्ध होता है, तराइन का युद्ध। हरियाणा के आसपास करनाल जिले में। कौन से में? करनाल के पास हरियाणा राज्य में एक युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? तराइन का युद्ध। हम जब भारत की बात करते हैं तो आपने कई बार गौर किया होगा, जब हम भारत की बात करते हैं
तब ये पूरा क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है अपने हरियाणा का, यह है हरियाणा। हरियाणा क्षेत्र है। इसी हरियाणा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मैदान पड़ता है जिस पर अधिकतर युद्ध हुए हैं, तराइन का, खानवा का। ये भरतपुर और हरियाणा के आसपास का जो क्षेत्र है खानवा भरतपुर में पड़ता है। ये महत्वपूर्ण मैदान है जहाँ रणभूमियां सजी है। पानीपत का युद्ध भी, तराइन का युद्ध भी, खानवा की, ये आसपास के क्षेत्रों में। तो तराइन का युद्ध हुआ जयचंद गढ़वाल के कहने पर गौर क्षेत्र से, भारत के आसपास ऊपरी क्षेत्र में पड़ता है गौर। इस गौर क्षेत्र से एक व्यक्ति, कौन, शहाबुद्दीन गोरी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, मोहम्मद शहाबुद्दीन, मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी, मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी बाहर निकलता है, अपनी सेना को लेकर तराइन के मैदान में आ डटता है और इधर से पृथ्वीराज भी रणभूमि में उतरता है। युद्ध होता है तराइन का प्रथम युद्ध, इसको बोलते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। युद्ध में पृथ्वीराज के सेनापति गोविंदराज ने गोरी का एक हाथ काट दिया। गोरी का हाथ काट दिया किसने? गोविंदराज ने। और इस्लामिक सेना भाग छूटी और भागती हुई सेना का पीछा पृथ्वीराज की सेना ने नहीं किया कि क्षत्रिय भागती हुई सेनाओं के पीठ पर वार नहीं करते। इसलिए तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम पृथ्वीराज के पक्ष में रहा और इस प्रकार से इतनी विजय जो पृथ्वीराज तृतीय को हासिल हुई, उन विजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय का हौसला और बढ़ गया। कहीं ना कहीं कुछ गलतियां रही होगी। एक और युद्ध हुआ आगे और वो 1192 में। कब हुआ? 1192 में एक युद्ध हुआ और इस युद्ध में 1192 में जो युद्ध हुआ वो हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? तराइन का सेकंड युद्ध। इस युद्ध में, तराइन के सेकंड युद्ध में, महमूद गोरी ने साम दाम दंड भेद यन कैन प्रकार पृथ्वीराज को पराजित करने की प्लानिंग बनाई, योजना बनाई और चालाकी से, कुछ कूटनीति से, कुछ छोटी सी सेना के साथ समझौते के लिए पृथ्वीराज को बुला लिया गया। पृथ्वीराज अपने महत्वपूर्ण सेनापतियों के साथ बताया जाता है नहीं गया और 1192 के इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने युद्ध भूमि में पृथ्वीराज को पराजित किया, उसकी विजय हासिल हुई। और चंद्रबरदाई लिखते हैं कि इस युद्ध के बाद, कौन? चंद्रबरदाई लिखते हैं कि इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज को गौर राज्य ले जाया गया और वहां एक घटनाक्रम हुआ। सामने पृथ्वीराज को बैठा के बोला गया कि चारबास, एक उक्ति आपने सुनी होगी, कहते हैं कि चंद्रबरदाई ने जब आंखें फोड़ लेने के बाद पृथ्वीराज से परीक्षा लेने का फैसला किया तो इन उक्ति से उसको ये समझाया, पृथ्वीराज को ये बताया कि इतनी दूर, इतनी स्थान पर वहां पर सुल्तान बैठा है और निशाना नहीं चूकना है। तब की एक उक्ति बड़ी प्रचलित हुई कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर बैठा सुल्तान और मत चूके चौहान। इस उक्ति से इतिहास की उन्माद का एक नया दृश्य शुरू होता है। कहते हैं कि पृथ्वीराज का निशाना सटीक लगा, गोरी भी मारा गया, लेकिन प्रमाणित इतिहास कहता है कि खोखर नामक जाटों ने, खोखर जाति के जाटों ने गोरी की हत्या की थी बलूचिस्तान के क्षेत्र में। तो ये तो तथ्यात्मक बात थी कि तराइन के युद्ध के बाद 2 और तथ्य यहां से उभर के आते हैं कि इस युद्ध के बाद हसन निजामी, एक लेखक हुआ, कौन सा? हसन निजामी लिखा करता है। हसन निजामी की एक पुस्तक है, कौन सी? ताजुल महासीर। पुस्तक का नाम है ताजुल महासीर में हसन निजामी ने लिखा है कि पृथ्वीराज को वापस अजमेर की गद्दी पर बिठाया गया और विश्वासघात करने के कारण मार दिया गया। ऐसा लिखते हैं हसन निजामी। ये इनका सर्वाधिक प्रमाणित मत माना जाता है इतिहास में। हसन निजामी का कौन से ग्रंथ में? ताजुल मासीर ग्रंथ में, कि अजमेर की गद्दी पर दोबारा बिठाया गया लेकिन फिर से विश्वासघात कर देने के कारण इनकी हत्या कर दी गई। एक और लेखक हुए और जिन लेखक का नाम है मिनाज उत सिराज। क्या नाम है? मिनाज उत सिराज एक लेखक हैं और जिनकी ग्रंथ में आपको बता रहा था तबकाते नासिरी। कौन सी ग्रंथ कौन सा है? तबकाते नासिरी ग्रंथ में
कौन? मिन्हाज उत सिराज कहते हैं कि इन्हें सिरसा नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर? सिरसा, हरियाणा का जो स्थान है वहां पकड़ लिया गया और इनकी हत्या कर दी गई। हत्या कर दी गई कहाँ? सिरसा नामक स्थान पर। सिरसा में इनकी हत्या कर दी गई थी, गद्दी पर वापस बिठाया गया और संयोगिता अपने चंदबरदाई पृथ्वीराज रासो में कहते हैं नहीं, गौर ले जाया गया। ये 3 घटना चक्र हैं। कुल मिला के युद्ध के बाद भारत के अंदर एक सत्ता स्थापित हुई, इस्लामिक सत्ता स्थापित हुई और भारत की संस्कृति में, भारत के सिस्टम में, भारत के कल्चर में, भारत के इतिहास में एक आमूलचूल परिवर्तन आया। इसलिए पृथ्वीराज तृतीय महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक प्रश्न इसलिए पूछा जाता है क्योंकि भारत में कई वर्षों बाद एक सत्ता का, एक नई संस्कृति, एक नया समाज, एक नई जाति हिंदुस्तान में सत्ता में आई थी। इसलिए महत्वपूर्ण हो गया पृथ्वीराज तृतीय। और पृथ्वीराज तृतीय की इतना ही काम नहीं था। पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में कई सारे विद्वान बैठते थे। उन विद्वानों में आप पृथ्वीराज चंदबरदाई तो अपन देख ही चुके हैं। एक विद्वान और था ज्यानक, जिसने एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा, जिस ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज विजय। ग्रंथ का नाम क्या है? पृथ्वीराज विजय। किसने लिखा? ज्यानक ने लिखा। इसके अलावा भी विद्वान बैठते थे। एक का नाम था विद्यापति। क्या नाम था? विद्यापति। एक का नाम था वागीश्वर। वागीश्वर। ये सब चंदबरदाई, ज्यानक, वागीश्वर और भी कई विद्वान इनके दरबार में बैठते थे। पद्मनाभ। कौन? पद्मनाभ, वागीश्वर, विद्यापति और ज्यानक। इनके ग्रंथों की जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन ज्यानक का प्रसिद्ध ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय और चंदबरदाई का जो ग्रंथ है उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो में चंदबरदाई 21 बार कहते हैं कि पराजित किया था। किसको? मोहम्मद गौरी को 21 बार हराने के बाद धोखे से पृथ्वीराज हारे हैं। ऐसा कौन कहते हैं? चंदबरदाई। तो आप गौर कर रहे होंगे, आपने ध्यान दिया होगा कि इन्होंने अनेक कवियों को भी आश्रय दिया और इन्होंने एक महादेव का प्रसिद्ध मंदिर बनाया था। महादेव का मंदिर कहाँ? बिशलपुर में। महादेव का प्रसिद्ध मंदिर बनाया कहाँ पर? बिशलपुर में। बिशलपुर में इनका एक महादेव का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ था। इतिहास की कड़ी का एक बेहतरीन व्यक्तित्व का धनी पृथ्वीराज तृतीय अपनी कुछ लापरवाहियों के कारण हिंदुस्तान की सत्ता से निष्कासित हुआ। सत्ता से ही नहीं गया बल्कि हिंदुस्तान की सत्ता को इस्लामिक हाथों में कुछ लापरवाहियों के कारण चले जाना, गेहड़वालों का विश्वासघात करना, प्रताप सिंह का विश्वासघात करना। लेकिन कुछ भी कहा जाए, इतिहास के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन, कुछ प्रमाणित जानकारियां बाद में मिलती है क्योंकि काफ़ी सारे इस्लामिक राइटर हिंदुस्तान में आते हैं। और इसी काल में अजमेर का प्रमुख, आज सौहार्द का शहर कहा जाता है अजमेर को, उसका कारण है अजमेर के प्रमुख सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह है, वो गौरी के साथ आए, पृथ्वीराज के समय आए। तो ये तो था पृथ्वीराज के काल का महत्वपूर्ण इतिहास। आगे हम कल इसी समय फिर से पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान। जय हिंद, जय भारत।